नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी हालदार परिवार का चौथा भाग। आज इस परिवार के बड़े बाबू के पद की अवनति होने पर बड़ी बहू के सम्मान को धक्का लगा। इसने इतने दिन बाद आज पति के प्रति किरण की वास्तविक अश्रद्धा का कारण आ जुटा। इतने दिन बाद उसकी वसंत काल की लटकन रंग की साड़ी एवं जूड़े की बेल फूलों की माला लज्जा से म्लान हो गई। किरण की उम्र हो गई थी, फिर भी कोई संतान न हुई थी। इस नीलकंठ ने ही एक दिन मालिक की अनुमति लेकर पात्री देखकर बनवारी का एक और विवाह प्रायः पक्का करा दिया था। बनवारी हालदार वंश का बड़ा लड़का था। सब बातों के पहले यह बात तो ध्यान में रखनी ही थी, वह पुत्रहीन रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। इस बात से किरण की छाती धक धक करके काँप उठी, किंतु इसे वह मन ही मन स्वीकार किए बिना न रह सकी कि बात संगत थी। तब भी उसने नीलकंठ पर तनिक भी क्रोध न किया, अपने भाग को दोषी ठहराया। उसका पति यदि क्रोधित होकर नीलकंठ को मारने न जाता एवं विवाह संबंध तोड़कर पिता माता के साथ लड़ाई झगड़ा न करता तो किरण उसको अन्याय न मानती। यहाँ तक कि बनवारी ने अपने वंश की बात नहीं सोची। इससे अत्यंत गोपन भाव से किरण के मन में बनवारी के पौरुष के प्रति अश्रद्धा हो गई। बड़े घर की उत्तरदायित्व क्या साधारण उत्तरदायित्व है? उसको निष्ठुर होने का अधिकार है। उसके समीप किसी तरुणी स्त्री का अथवा किसी दुखी कैवत के सुख दुख का मूल्य ही कितना है। साधारणतः जो घटित होता रहता है, कभी कभी उसके घटित न होने पर कोई उसे क्षमा नहीं कर सकता। यह बात बनवारी किसी भी प्रकार न समझ सका। इसके लिए पूर्ण रूप से घर का बड़ा बाबू होना ही उचित था। अन्य किसी प्रकार के उचित अनुचित की चिंता करके यहाँ की धारावाहिता नष्ट करना उसके लिए अकरणीय था। यह उसे छोड़कर और सबके लिए अत्यंत सुस्पष्ट था। इसको लेकर किरण ने अपने देवर से कितना दुख प्रकट किया था। वंशी बुद्धिमान था, उसे खाना हजम होता और थोड़ी सी हवा लगते ही वह जुकाम खांसी से व्याकुल हो जाता था, किंतु वह स्थिर धीर और विचलन था। वह अपनी कानून की किताब का जो अध्याय पढ़ रहा था, उसे टेबल पर उलट कर रखते हुए उसने किरण से कहा, यह पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। किरण ने अत्यंत उद्वेग से सिर हिलाकर कहा, जानते हो देवर जी, तुम्हारे भैया जब तक ठीक रहते हैं तब तक ठीक है, किंतु यदि बार बिगड़ जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं संभाल पाता। मैं क्या करूं, बताओ तो सही। जब परिवार के सब समझदार लोगों के साथ किरण का मन पूर्ण रूप से मिल गया तो बनवारी के मन में यही बात सबसे अधिक खटकी। यह एक जरा सी स्त्री, अध खिले चंपा फूल के समान कोमल, उसके हृदय को अपनी वेदना के समीप खींच लाने में पुरुष की समस्त शक्ति परास्त हो गई। आज के दिन किरण यदि बनवारी के साथ पूर्ण रूप से मिल सकती तो उसके हृदय छत देखते ही देखते इस प्रकार न बढ़ जाते। मधु की रक्षा करनी होगी, यह मामूली कर्तव्य की बात चारों ओर ही ताड़ना के कारण बनवारी के पक्ष में वास्तव में एक सनक बन गई। इसकी तुलना में अन्य सब बातें उसके लिए तुच्छ हो गई। दूसरी ओर जेल से नीलकंठ ऐसे स्वस्थ भाव से लौट आया मानो वह जमाई पष्टी की दावत पर गया था। वह फिर से यथारित अम्लान मुख से अपने काम में जुट गया। मधु को गृह विहीन किए बिना प्रजा के सामने नीलकंठ के मान की रक्षा नहीं थी। मान की तो उसे अधिक चिंता न थी, किंतु असामियों के उसे न मानने पर उसका काम नहीं चल सकता था।
इसी कारण उसको सावधान होना पड़ा। अतः मधु को तिनके के समान उखाड़ने के लिए उसने अपने हाशिए पर शान चढ़ाना शुरू किया। इस बार बनवारी छिपा नहीं रहा। उसने नीलकंठ को स्पष्ट बता दिया कि चाहे जो हो वह मधु को नष्ट नहीं होने देगा। पहले तो उसे मधु का जो कर्ज था वह अपने पास से पूरा चुकाया। उसके बाद और कोई उपाय न देखकर वह स्वयं जाकर मजिस्ट्रेट को सूचना दे आया कि नीलकंठ अन्यायपूर्वक मधु को विपद में डालने का उद्योग कर रहा है। सभी हितैषी ने बनवारी को समझाया। जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी उसमें मनोहर किसी दिन उसको त्याग देगा। त्याग करने पर जो जो कष्ट भुगतने होते हैं वे यदि न होते तो अब तक मनोहर ने उसको कब का विदा कर दिया होता। किंतु बनवारी की माँ मौजूद थी एवं आत्मीय स्वजन नाना लोगों के नाना प्रकार के मत थे। उसे लेकर कोई समस्या खड़ी करने के वे एकदम अनिच्छुक थे। अतः अभी तक मनोहर चुप थे। होते होते एक दिन सुबह अचानक दिखाई पड़ा मधु के घर में ताला लगा है। रात ही रात में वह न जाने कहाँ चला गया था। मामला अत्यंत अशोभन होते देखकर नीलकंठ ने जमींदार सरकार से रुपया दिलवाकर उसको सपरिवार काशी भेज दिया था। पुलिस यह जानती थी इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ। नीलकंठ ने चतुराई से अफवाह उड़ा दी थी। मधु को उसकी स्त्री पुत्र कन्या समेत अमावस्या की रात्रि को काली पर बलि चढ़ाकर मृतदेहों को थैलों में भरकर गंगा की मझधार में डुबा दिया गया है। भय से सबका शरीर सिहर उठा और नीलकंठ के प्रति जनधारणा की श्रद्धा पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। बनवारी जिस प्रकार बात को लेकर मत था, फिलहाल उसकी शांति हो गई, किंतु संसार इसके लिए पहले जैसा न रहा। एक दिन बनवारी वंशी को बहुत चाहता था। आज देखा वंशी उसका कोई नहीं, वह हालदार परिवार का था और उसकी किरण उसके रूप के ध्यान ने यौवनारंभ के पहले से ही क्रमशः उसके हृदय के लता विनाद को लपेट लपेट कर अच्छन रख रखा था। वह भी पूर्ण रूप से उसकी नहीं थी, वह भी हालदार परिवार की ही थी। एक दिन था जब नीलकंठ की फरमाइश से बना गहना उसकी इस हृदयवाहिनी किरण के शरीर पर अच्छी तरह से शोभित न होने के कारण बनवारी असंतोष प्रकट करता था। आज देखा कालिदास से आरंभ करके अमरू और चोर कवियों की जिन समस्त कविताओं के सुहाग से प्रेयसी को पंडित करता आ रहा था, वह हालदार परिवार की इस बड़ी बहू को किसी भी प्रकार शोभा नहीं दे रहा था। हाय रे, बसंत की हवा अब भी बहती थी। रात को श्रावण की वर्षा अब भी मुखरित हो उठती थी एवं अतृप्त प्रेम की वेदना शून्य हृदय के पथ पथ पर रोती हुई फिर रही थी। प्रेम की गहनता की सभी को तो आवश्यकता नहीं है। संसार में अधिकांश लोगों का काम थोड़े से निश्चित संबल से ही अच्छी तरह चल जाता है। इस नपी तुपी व्यवस्था से विशाल जगत के क्रम में कोई व्यक्ति क्रम नहीं घटता, किंतु कई लोगों का इससे पूरा नहीं पड़ता। वे अज्ञात पंछी शावक के समान केवल अंडे में प्राप्त अल्प खाद्य रस लेकर ही जीवित नहीं रहते। वे अंडा फोड़कर बाहर निकल आते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से खाद्य संग्रह करने का विस्तृत क्षेत्र चाहिए। बनवारी वैसे ही भूख लेकर पैदा हुआ था। अपने प्रेम को अपने परुष द्वारा सार्थक करने के लिए उसका चित्त उत्सुक था, किंतु वह जिस ओर देखना चाहता था उसी ओर हालदार परिवार की पक्की दीवार थी। हिलते डुलते ही उसका सिर टकरा जाता था। दिन फिर पहले की ही तरह बीतने लगे।
पहले की अपेक्षा बनवारी शिकार में अधिक मन लगाने लगा। उसके अतिरिक्त बाहर से उसके जीवन में और कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा था। घर में वह भोजन करने जाता, भोजन के पश्चात पत्नी के साथ काफ़ी बातचीत भी होती थी। मधु कैरवत को किरण ने आज भी क्षमा नहीं किया था, क्योंकि इस परिवार में उसके पति ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। उसका मूल कारण था मधु, इसलिए क्षण क्षण में न जाने क्यों उस मधु की बात अत्यंत कटु होकर किरण के मुख पर आ जाती थी। मधु की नस नस में शैतानी भरी थी। वह शैतानों में अग्रणी था और मधु पर दया करने का अर्थ था पूरी तरह ठगा जाना। इस बात को बार बार विस्तार से कहने पर भी वह न थकती थी। पहले 2-1 दिन बनवारी ने प्रतिवाद का प्रयत्न करके किरण की उत्तेजना को और बढ़ा दिया था। उसके बाद से वह कोई प्रतिवाद न करता। इस प्रकार वह अपने नियमित गृह धर्म की रक्षा कर रहा था। किरण इसमें किसी अभाव या कमी का अनुभव न करती, किंतु भीतर ही भीतर बनवारी का जीवन विवर्ण, रसहीन एवं चैन मुक्त होता जा रहा था। इसी बीच पता लगा कि परिवार की छोटी बहू वंशी की स्त्री गर्भवती है। सारा परिवार आशा से प्रफुल्लित हो उठा। इस महदवंश के प्रति कर्तव्य पालन में किरण से जो त्रुटि हो गई थी, इतने दिन बाद उसके पूरे होने की संभावना दिखी। अब पष्टी देवी की कृपा से कन्या न होकर पुत्र होने में ही कुशल थी। पुत्री ही पैदा हुआ। छोटे बाबू कॉलेज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और वंश की परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान पाया। उनका सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। अब उसके सम्मान की सीमा न रही। सभी का ध्यान इस बच्चे पर केंद्रित हो गया। किरण तो उसको क्षण भर के लिए भी गोद से न उतारना चाहती थी। उसकी ऐसी दशा हो गई थी कि मधु कैरवत के स्वभाव की कुटिलता की बात भी वह प्रायः भूल सी गई थी। बनवारी बच्चों को बहुत प्यार करता था। छोटे असमर्थों कुसुमारों के प्रति उसमें गंभीर स्नेह एवं करुणा के भाव थे। हर आदमी को विधवा कोई ऐसी गुण देते हैं जो उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध होता है। यदि ऐसा न होता तो बनवारी पंछियों का शिकार कैसे करता था, समझ में नहीं आता। किरण की गोद में एक शिशु को देखने की इच्छा बनवारी के मन में बहुत समय से अतृप्त बनी हुई थी। इस कारण वंशी के लड़का होने पर जो पहले तो उसके मन में एक ईर्ष्याजनित वेदना उत्पन्न हुई, पर उसको दूर करने में उसे देर न लगी। इस शिशु को बनवारी खूब स्नेह कर सकता था, किंतु व्याघात का कारण यह हो गया कि जैसे जैसे दिन बीतने लगे, किरण उसको लेकर बहुत अधिक रत रहने लगी। पत्नी के साथ बनवारी के मिलन में बहुत व्यवधान पड़ने लगा। बनवारी स्पष्ट रूप से समझ गया कि इतने दिन बाद किरण को कुछ ऐसा मिल गया है जो उसके हृदय को वास्तव में पूर्ण कर सकता है। बनवारी जैसे अपनी पत्नी के हृदय हरम का एक किराएदार मात्र हो। जितने दिन घर का मालिक अनुपस्थित था, उतने दिन सारे घर का वह उपयोग कर सकता था। कोई बाधा नहीं देता था। अब घर का स्वामी आ गया था। इससे किराए का आदमी बाकी सब छोड़कर केवल अपने कोने के कमरे पर ही दखल करने का अधिकारी था। किरण स्नेह में कहाँ तक तन्मय हो सकती थी, उसकी आत्म विसर्जन की शक्ति कितनी प्रबल थी, यह बनवारी ने जब देखा तब उसका मन सिहर हिलाकर बोला, इस हृदय को मैं जगा तो नहीं पाया, किंतु जितना मुझे साथ था उतना तो कर ही दिया। केवल इतना ही नहीं, इस लड़के के माध्यम से मानो किरण के लिए वंशी का कमरा ही ज़्यादा अपना हो गया। उसकी सारी मंत्रणा
आलोचना वंशी के साथ ही अच्छी तरह जमती। उस सूक्ष्म शरीर, रक्तहीन क्षीण जीव, भीरू आदमी के प्रति बनवारी की अवज्ञा क्रमशः गंभीरतर हो रही थी। संसार के सभी आदमी बनवारी की अपेक्षा उसी को सब मामलों में योग्य समझते। यह तो बनवारी ने सहन कर लिया, किंतु आज जब उसने बार बार देखा कि मनुष्य के रूप में उसकी पत्नी के लिए भी वंशी का मूल्य अधिक था, तब अपने भाग्य एवं जगत के प्रति उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ। इसी बीच परीक्षा जब निकट थी, कलकत्ता के घर से खबर आई कि वंशी ज्वर से पीड़ित है और डॉक्टर रोग को असाध्य समझकर आशंका कर रहे हैं। बनवारी ने कलकत्ता जाकर दिन रात जागकर वंशी की सेवा की, किंतु उसको बचा नहीं पाया। मृत्यु ने बनवारी की स्मृति में सारा कांटा निकाल दिया। वंशी उसका छोटा भाई था एवं शिशु अवस्था में भैया की गोद उसके स्नेह का आश्रय थी। यह बात उसके मन में आंसुओं से धुलकर उज्ज्वल हो गई। इस बार लौटकर वह संपूर्ण मनोयोग से शिशु का पालन पोषण करने के लिए कृत संकल्प हुआ, किंतु इस शिशु के संबंध में किरण का उसके प्रति विश्वास खो गया था। उसके प्रति अपने पति के विराग को उसने पहले से ही लक्ष्य किया था। पति के संबंध में किरण के मन में न जाने कैसी एक धारणा बन गई थी कि दूसरे साधारण लोगों के लिए जो स्वाभाविक था, अपने पति के पक्ष में ठीक उसका उल्टा था। उनके वंश का यही तो एकमात्र कुल प्रदीप था। उसका मूल्य क्या था, यह सभी समझते थे, किंतु इसलिए उसके पति इसे नहीं समझते थे। किरण के मन में हमेशा भय बना रहता था कि कहीं बनवारी की विदेश दृष्टि के कारण बच्चे का अमंगल न हो। उसका देवर नहीं बचा, किरण के संतान होने की संभावना है, यह कोई आशा नहीं कर सकता था। अतएव इस शिशु को किसी तरह सब प्रकार के अकल्याणों से बचाकर रख सकने में ही कुशल थी। इस कारण वंशी के पुत्र की देखभाल करने का रास्ता बनवारी के लिए बहुत सुगम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।